नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2025 का भव्य आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छोत्सव अभियान की शुरुआत की है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सहभागिता का आह्वान किया है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पार्क की सफाई की गई और लोगों को साफ सफाई के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन चुका है और जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक होती है। बताते चले कि इस मौके पर नगर निगम, स्कूलों के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारत माता की सेवा करें। भाइयों एवं बहनों, हमारे छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के प्रातःकालीन इस स्वच्छ उत्सव के अवसर पर आप सबके आने के लिए, आप सब बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम में आप सहभाग कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। देहरादून में आपदा प्रभावित सहस्त्रधारा क्षेत्र में बुधवार को उस समय अजीब स्थिति बन गई जब मौके पर पहुंचे कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी सविन बंसल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री गणेश जोशी और आपदा राहत कार्यों की जानकारी जो है वो लेने पहुंचे थे कि तभी वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मंत्री ने डीएम से शिकायत की कि वह उनका फोन क्यों नहीं उठाते और जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और जहां मंत्री ने जब और कुछ कहने की कोशिश की तो डीएम सविन बंसल हाथ जोड़कर चुपचाप साइड से निकल गए। आपको बता दें कि मंत्री जी जो है उन्हें देखते ही रह गए। तो वहीं यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिससे कि प्रशासनिक समन्वय और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताते चले कि आपदा की इस गंभीर घड़ी में अफसरों और नेताओं के बीच इस तरह की तनावपूर्ण टकराव स्थिति से जन आम मानस में जो है पूरे तरीके से असमंजस की परिस्थितियां भी पैदा हो गई हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां पर सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद मची भारी तबाही से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले कि टपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा भर गया और जिससे कि श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस संगठन मंदिर अनुयायी और स्थानीय लोगों के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर मलबे को हटाने और व्यवस्था को बहाल करने में जुटे हैं। हर कोई सेवा भाव से कार्य कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। तो वहीं बताते चले कि कांग्रेस ने इस आपदा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जहां पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धराली बह चुकी है, हरसिल में भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार अभी भी सचेत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित खनन के चलते प्रदेश में आपदाएं बढ़ रही हैं और जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रदेश सरकार की है। पूरा राज्य जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, आज जहां पूरी सरकार बैठी है और जिस सरकार से पहाड़ के लोग लगातार गुहार लगा रहे थे, उत्तर काशी में जहां काशी है वहां लोग पीड़ा में थे,
धराली पूरा बह गया, अरसिल मुखवा जहाँ माँ आती हैं ऋतुकाल में, शरद ऋतुकाल में, वहाँ नुकसान हुआ। थराली में नुकसान हुआ, देवाल में नुकसान हुआ, पौड़ी में, सहजी में नुकसान हुआ, पाबों में नुकसान हुआ, धारचूला में नुकसान हुआ। और अब ये तो राजधानी देहरादून जिसके नाम से जानी जाती है, जहाँ द्रोणाचार्य ने बैठ करके तपस्या की थी भोलेनाथ की, उस टपकेश्वर महादेव में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मैं अंदर से पूरा मंदिर का मुआयना करके आ रहा हूँ। और इसी तरह सहस्त्रधारा में मैं सुबह था, रायपुर अपने मसूरी विधानसभा के पूरे राजपुर के क्षेत्र में रिस्पना में जो पूरा इलाका है, सुमन नगर में जिस प्रकार से मकान ढह गए और रिस्पना ने विकराल रूप ले रखा है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। इसी प्रकार से परवल में टॉस नदी में जिस प्रकार का भयंकर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि देहरादून शहर के अंदर ये जगह जिसके नाम से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जानी जाती है, देहरादून द्रोणाचार्य की नगरी, उस जगह पे अभी तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या कोई जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे मंदिर समिति के पूज्य महंत कृष्णागिरी जी ने, भरत गिरी जी ने सबसे बड़े कष्ट की बात ये बताई कि सारे ये लड़के स्वयं सेवक है जो मंदिर के, ये पूरी टीम स्वयं सेवकों की है, इसमें कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा यहाँ पर आई है, ये जिस प्रकार से यहाँ पर पानी भरा है, पूरा मंदिर का जितना मूर्तियों समेत साजो सामान था सब बह गया। ऊपर वैष्णो देवी के मंदिर में आपने देखा क्या हाल हुआ, हनुमान जी की मूर्ति का आपने देखा क्या हाल हुआ। यहाँ पर अब तक शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पूरे आपदा राहत और बचाव कार्य में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भगवान शंकर भोलेनाथ की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपशकुन है, कोई ना कोई चेतावनी है यहाँ के लोगों को भी और उन तमाम लोगों को भी कि भाई मान जाओ, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना जिस दिन मैं अपना रास्ता बनाने आऊँगी तो मैं कुछ देखूंगी नहीं। वही ये संदेश प्रकृति का है जो आज टपकेश्वर महादेव में नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है, प्राकृतिक आपदा है। और इस घड़ी में जो सा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लगभग सभी कार्यकर्ता, सभी समाज सेवी संस्थाएं, जितने भी हैं हिंदू संगठन, सभी एकजुट होकर इस वक्त यहाँ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ स्थिति बहुत बुरा हाल था। सुबह 6 बजे जब हमारे कार्यकर्ता और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ थे और इतनी मिट्टी थी कि जो आज अब आपको साफ दिख रहा है, यह सब हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया सफाई है, जिससे कुछ साफ हुआ है। अभी भी अंदर हमारे भोलेनाथ जी जो है अंदर ही हैं, जिन पूरे मिट्टी और गारे में हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा, पर बहुत दुखद है। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें कि मसूरी के बैंक कैंपटी मार्ग पर जीवन आश्रम के पास मलबा आने से पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो वहीं ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग नागनी और भीनू के पास, बगड़धार के पास भी 4 स्थानों पर पूरे तरीके से मार्ग बाधित हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कई जगहें सड़कें पूरे तरीके से वॉश आउट हो चुकी हैं, जहां प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे फिलहाल ऋषिकेश शांबा मार्ग पर यात्रा ना करें। तो वहीं खाड़ी देवप्रयाग और गूलर के सिलकन यानी मिटियाली और गुजराड़ा रानी पोखरी के साथ साथ सप्तो कुमालड़ा जैसी जो भी अन्य मार्ग हैं उन पर वह भी बंद कर दिए गए हैं। और जहां राहत कार्य को तेज करने के लिए जेसीबी मशीन से लगातार सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही रास्ते सुरक्षित होंगे, यात्रियों के लिए तुरंत उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही नागरिकों के लिए यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई।
अब खबर रुड़की से है, जहां ईदगाह चौक स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम पर मंगलवार की दोपहर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले अस्पताल स्टाफ के द्वारा एक पुरुष और एक महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने और हमले के प्रयास की घटना सामने आई थी और इसके बाद शिकायत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को भी दी गई। बताते चले कि जांच के दौरान टीम को अस्पताल में कई गंभीर अनियमितताएं मिली और जिस पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे और जबकि कई मरीज भर्ती थे। लेकिन आपको बताते चले कि सफरपुर गांव की एक महिला मरीज जिसका 7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, अब तक ठीक नहीं हो पाई है और जिसका रक्तस्राव भी लगातार जारी था और उसे तुरंत सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा परिजनों के द्वारा अवैध वसूली के आरोप भी सामने आए हैं। सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। 30 मिनट तक कोई मिला नहीं और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट एडमिट थे और उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो स्पेशलाइज नहीं थे। तो अब जो पोस्ट ऑप जो पेशेंट रखे हुए थे उसको जो मैंने बयान कराया तो उनका ऑपरेशन किसी मेल डॉक्टर द्वारा ही किया गया और मुझे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स थे या यहाँ के डॉक्टर जो बता रहे थे उनकी बातों में जब हमने सवाल उनसे पूछे तो कुछ भिन्नताएं पाएंगी, इसलिए हमने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो अभी डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के ओनर हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमें शो नहीं कर पाए हैं, तो अभी इसी पे कार्रवाई हो रही है। कितना सही मानते हैं नीचे हॉस्पिटल ऊपर फाइनेंस की कंपनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, पर ये दोनों बिल्डिंग शायद रेंटेड हैं। हमने पूछा तो ये रेंटेड जा रखी हैं, तो अब इसमें ये होता है कि एक्चुअली में किसी की रेंटेड है तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हॉस्पिटल का बिल्डिंग कोड तो अलग होता है। सर, जब आपके विभाग के लोग यहाँ निरीक्षण करने आए थे हॉस्पिटल का अस्थायी रजिस्ट्री देने के लिए, तो उस समय इसको मना कर दिया गया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल था, क्योंकि ऊपर के जो लोगों ने बताया हमें। तो क्या मानते हैं किस तरह से फिर रजिस्ट्रेशन दिया गया? ये गलत है। अगर बिल्डिंग कोड के हिसाब से तो खैर हॉस्पिटल ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि पब्लिक प्लेसेस होते हैं और ये तो हॉस्पिटल का एक अलग सा एंट्रेंस होना चाहिए जो मिक्स नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक प्लेसेस या जहाँ पे जाना, क्योंकि इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हो जाते हैं जो भी मरीज आते हैं। सर, ओटी कौन करा रहा था? क्या रजिस्टर आपने अपने कब्जे में लिया है? क्योंकि जो ओटी करा रहा था कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया था या नहीं था? कौन डॉक्टर एनेस्थीसिया आता था? अभी जैसे हमने जितने भी मरीज यहाँ पे एडमिट थे तो उनसे हम उनके बयान दर्ज करा लिए उनके, तो जैसे जैसे उन्होंने अपने बयान दर्ज करे उसमें निकल के आया कि ओटी मेल डॉक्टर द्वारा ही कराई गई थी, कोई गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा ओटी नहीं हुई। करने वाले सर, क्या हुआ यहाँ? सर हमारी भाभी पड़ी है यहाँ पे अच्छा और उसका 1 हफ्ता पहले ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, किसने किया था ऑपरेशन? नीचे इन्होंने करा दिया डॉक्टर ने। क्या नाम डॉक्टर का? डॉक्टर नाम नहीं पता, छोटे वाले भाई को पता जी। अच्छा, उसका फोन अब तक नहीं रुका जी, ब्लड अब तक रुका नहीं? नहीं रुका नहीं। ये कल भी मैं बात करके गया था डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा छुट्टी भी कर दी थी। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी आकर, मगर डॉक्टर साहब ने बताया छुट्टी आपने करी, अगले भाई ने छुट्टी दिवाई, कहने छुट्टी हमने करी थी। मगर जी कोई दिक्कत हो जो कहना कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम मगर ये दिक्कत क्या क्यों आ रही, कहने से जो मदारस के हमें जी। कितने पैसे मांगे गए आपसे? कितने पैसे लिए? जी भाई को पता है कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा भाई को पता है कौन सा है ये, इसका नंबर हम ज्यादा पढ़ेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि आम जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसी विषय पर राज्य मंत्री बदू भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लगातार उत्तराखंड के अंदर भीषण आपदाएं आ रही है, लिहाजा इसके जिस तरीके से धराली में आपदाई देर रात राजधानी देहरादून में भी अपनी चपेट में ले लिया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं मधु भट्ट जी। किस तरीके से देखते हैं आप मैम कि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश राजधानी देहरादून में देखी गई है और भारी नुकसान आम जनता को हुआ है, जनमानस को हुआ है, और जिस तरीके से भ्रष्ट होने से किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये लगातार, क्योंकि ये जो मैं कहूँगी प्राकृतिक आपदा जो ये आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा उस जगह डटे रहते हैं और अभी भी जिस प्रकार कल रात क्योंकि बादल सहस्त्रधारा के करीब कहीं बादल फटने की घटना आई। लगातार उत्तराखंड के अंदर भीषण
अब खबर पौड़ी से है, जहां पर चोरास पुल के पास एक युवक ने नदी में गिरने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम तत्परता के साथ सफल रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी ओर से चलाया गया। जहां आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य आरक्षी विवेकानंद रटकोटी और उनके विषम के साथ साथ आपको बता दें कि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रोप की सहायता से नदी में फंसे युवक तक पहुंच बनाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तेज बहाव और कठिन घटना स्थल के बावजूद एसडीआरएफ की टीम ने यह साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक का जीवन बचाया। आपको बताते चले कि युवक को नदी से बाहर निकालने के बाद तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताते चले कि एसडीआरएफ की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। एक फीट और बस थोड़ा सा रह गया, पकड़ कर रखना है, रखना खींचो नीचे दिखा तो तौल दिखा मत तौल दिखा चलो 2 मीटर रह गया, चलो चलो खींचो 1 मीटर रह गया, 2 मीटर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां छबरेड़ा क्षेत्र में बिजली की चोरी के खिलाफ विजिलेंस और ऊर्जा निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन गांवों में छापेमारी की। यह छापेमारी भलसवा, सुनहटी, डेलना के साथ साथ गांवों में की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। बताते चले कि भारी पुलिस बल के साथ चले इस अभियान से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, तो वहीं विजिलेंस की टीम ने मौके पर बिजली की चोरी के प्रमाण जुटाए हैं और जहां पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताते चलें कि इस अभियान का नेतृत्व विजिलेंस की टीम ने एसडीओ विकास कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया और जहां विभागीय जांच जारी है, तो वहीं जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद रुड़की के 2 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जिसके लिए रुड़की में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया और जिसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा। आपको बताते चले कि बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और ओबीसी की मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश गिरी का प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जहां आपको बता दें कि समारोह में कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को फूल मालाओं को पहनाकर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नेताओं को मिठाई खिलाकर और पुष्पा वर्षा कर खुशी का इजहार किया। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पार्टी जिस भी काम में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद लगाएगी, मैं उस काम को बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा और रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। आप गन्ना मंत्री पुत्र हूँ, मैं किसान के यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। किसान किस प्रकार से मेहनत करते हैं, किस प्रकार से अपनी फसल को तैयार करते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद मैं उस बात को भली भांति जानता हूँ। और जब मैं मंत्री था तो मुझे गन्ना मंत्री का काम दिया था और मैंने 29.5 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और 15 दिन में किसानों को पेमेंट दिलवाने का शुरुआत भी अगर किसी ने किया था तो मैंने ही किया था। और 1.5 रुपए किराया कम करने का काम भी अगर किसी ने गन्ना किसानों को किया था तो माननीय धामी जी के नेतृत्व में मैंने ही किया था। कुल मिलाकर गन्ना किसान जिस भी समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं, मैंने तुरंत उस समस्या का समाधान किया है। 2027 में निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। उत्तराखंड की जनता ने मन बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ की जनता को मालूम है ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसका भला अगर कोई कर सकता है, इसको आगे ले जाना काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उस काम को भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। माननीय मोदी जी का बेहद लगाव उत्तराखंड से।
अब खबर देहरादून से है, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी मसाड़ा गांव पहुंचे, जहां अधिकारियों ने वहां स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराए गए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राहत सामग्री, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि प्रशासन ने यह भी कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के साथ साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल के निर्देश भी दिए गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।